प्याज की खेती। राघव हर साल अपने खेतों में सिर्फ और सिर्फ प्याज की खेती किया करता था। अक्सर वो इस बात का ध्यान रखता था कि बाजार में कौन सी सब्जी की बहुत ज्यादा डिमांड है। अक्सर उसी सब्जी का वो खेती किया करता था। प्याज की हमेशा ही बाजार में अच्छी डिमांड रहती थी, इसीलिए वो ज्यादातर प्याज ही बोता था। एक साल प्याज के दाम आसमान छूने लगे थे। राघव की पत्नी ने उससे कहा, अजी सुनते हो, बीज डालने का समय हो गया है। पूरे गांव ने बीज डाल भी दिए और आप अभी तक बाजार से बीज लेकर भी नहीं आए हो। बात क्या है? अरे तुम तो नाराज हो जाती हो। आज वहीं जाने का मेरा प्रोग्राम है। मैं शहर जाकर बीज लेकर आता हूँ और उसी दुकान से लाऊंगा जहाँ से हमेशा से लाता हूँ। मुनाफा तो बिल्कुल निश्चित रूप से होगा। राघव शहर उसी दुकान पर जाता है जहाँ से वो हर साल बीज लेकर आया करता था, लेकिन इस साल वो दुकान बंद थी। आस-पास पूछने के बाद पता चलता है कि अब वो दुकान घाटे में जा रही थी, इसीलिए हमेशा के लिए बंद हो गई। राघव को किसी और दुकानदार और उसके बीज पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। राघव खाली हाथ घर लौट आता है। उसकी पत्नी ये सारी बात सुनकर हैरान रह जाती है। ये आपने क्या किया? एक दुकान बंद हो गई तो क्या हुआ? अरे किसी और दुकान से ले लेते। सारी दुनिया एक ही दुकान से हमेशा ही थोड़ी ना बीज लेती है। अब क्या बोओगे, क्या करोगे? मैं तो कहती हूँ कल ही जाओ और जाकर बीज लेकर आओ। अगले दिन राघव नई नई दुकानों पर जाकर बीज के लिए बात करता है, मगर कहीं भी उसे प्याज के बीज नहीं मिलते। पूरे बाजार में प्याज के बीज खत्म हो चुके थे। यही बात जब वो घर में पत्नी को आकर बताता है तो वो बहुत नाराज हो जाती है। हे भगवान, जिसका डर था वही हुआ। अब क्या करेंगे? मुनाफा तो छोड़िए, खेती करना ही मुश्किल है बिना बीज के तो। राघव मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी से कहता है, मैं जानता था तुम यही कहोगी, लेकिन इस बार मेरे पास एक उपाय है। उपाय? कैसा उपाय? राघव घर में पड़ा हुआ एक पुराना संदूक खोलता है और उसमें से कुछ बीज निकालता है। अपनी पत्नी को दिखाते हुए राघव कहता है, ये बीज देख रही हो? ये मरते हुए माँ ने मुझे दिए थे। ये कोई आम बीज नहीं है, ये बहुत अच्छी फसल के बीज हैं। माँ ने कहा था, कभी किसी मौसम में अगर ऐसा हो कि बीज न मिले तो इन बीजों को खेतों में डालकर गुजारा कर लेना। माँ तो माँ होती है ना। देख, मेरे पास बीज है। इस बार तो फसल ऐसी होगी कि पूरे गांव के पास ऐसी प्याज न मिलेगी। हाँ, ये तो आपने सच में कमाल की बात कर दी। अगले ही दिन राघव अपनी पत्नी के साथ खेतों में बीज डाल देता है। खेतों में बीज डालने के बाद एक अजीब चीज होती है। एक एक प्याज का साइज इतना बड़ा होता है कि हर कोई दूर दूर से उसके खेत देखने आता है। एक एक प्याज 5-5 किलो का था। न केवल राघव का प्याज दूर देश तक जाता है, बल्कि उसे इस बात का बहुत मुनाफा भी होता है। कभी कभी नुकसान के पीछे भी कोई फायदा होता है। बस हमें अपने नजरिए को बदलने की जरूरत है। मधुमक्खियों का छत्ता और डाकू। एक गांव में श्याम नाम का एक आदमी रहता था। वो वन विभाग में बहुत ही ऊंचे पद पर काम करता था। वो बहुत होशियार, बहादुर और ईमानदार वन ऑफिसर था। एक बार उसके सीनियर ऑफिसर ने उसे बुलाते हुए कहा, देखो श्याम, मैं तुम्हें काला वन में भेज रहा हूँ। वहाँ पर डाकू चंगू राम का आतंक फैला है और वो जंगल से वन संपदा काट काट कर बेच रहा है। तुम्हें वहाँ जाकर उसे काबू करना होगा। जी सर, जैसी आपकी आज्ञा। और अगले ही दिन श्याम काला वन के लिए निकल पड़ता है और वहाँ जाकर देखता है कि सभी लोग चंगू डाकू से बहुत डरे हुए थे और उसका वहाँ बहुत आतंक था। लेकिन श्याम अपनी सूझबूझ से चंगू डाकू के कामों पर काफ़ी हद तक काबू पा लेता है। ये देखकर चंगू डाकू बहुत गुस्सा होता है। कौन है वो नया ऑफिसर? उसे सबक सिखाना ही होगा। चलो आज ही हमला करते हैं। अरे नहीं सरदार, अभी तो वो अपने घर गया हुआ है, जब वापस आएगा तब देख लेंगे। ठीक है।
श्याम अपने बीवी और बच्चे से मिलने अपने घर आया हुआ था। उसके बेटे चिंटू की स्कूल की छुट्टियां थी और वो भी श्याम के साथ जाने के लिए जिद करने लगा। श्याम और उसकी बीवी चिंटू को बहुत समझाते हैं, लेकिन चिंटू जिद करता है और श्याम उसे अपने साथ ले आता है, लेकिन उसे समझाता है कि वो घर के आसपास ही रहे, क्योंकि यहाँ जंगल में बहुत खतरनाक जंगली जानवर भी हैं। एक दिन जब श्याम सरकारी काम से कहीं बाहर गया हुआ था, तभी चंगू डाकू और उसके आदमी आकर उसके घर पर हमला कर देते हैं। लेकिन श्याम को वहाँ ना पाकर वो बहुत गुस्से होता है और गुस्से में चिंटू को उठाकर ले जाता है। चलो उठा लो इसके बच्चे को, अपने आप आएगा वो पीछे पीछे। चंगू और उसके साथी चिंटू को उठाकर अपने अड्डे पर ले जाते हैं। श्याम को जैसी ही खबर मिलती है वो घबरा जाता है और चंगू डाकू पर हमला करने के लिए पुलिस से सहायता मांगता है, लेकिन पुलिस ऑफिसर उसे और फोर्स आने तक के लिए इंतजार करने को कहता है। डाकुओं के अड्डे पर अकेला चिंटू पहले तो डरता है, लेकिन तभी उसकी नज़र वहाँ पे एक मधुमक्खियों के छत्ते पर पड़ती है। मधुमक्खियों का छत्ता देखकर उसके मन में एक आइडिया आता है। शाम होने पर जैसे ही सभी डाकू खाने पीने में व्यस्त थे, तभी चिंटू अपने आप को एक कंबल से ढककर मधुमक्खियों के छत्ते पर बहुत बड़ा पत्थर फेंकता है। पत्थर लगते ही मधुमक्खियां गुस्से में आ जाती हैं और वो सभी डाकुओं पर हमला कर देती हैं। मधुमक्खियों का हमला होता देखकर डाकू घबरा जाते हैं और उनके डंक से बचने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। मधुमक्खियां चंगू डाकू को भी घेर लेती हैं। अरे बचाओ बचाओ बचाओ, हटाओ कोई इनको। और चिंटू मौका देखकर वहां से फरार होकर अपने घर की तरफ भागने लगता है। तभी आधे रास्ते में उसे अपने पापा और पुलिस मिलती है। चिंटू उन्हें डाकुओं के अड्डे के बारे में बताता है। पुलिस डाकुओं के अड्डे को घेर लेती है, लेकिन पुलिस का आधा काम तो मधुमक्खियों ने ही कर दिया था। पुलिस को सभी डाकू घायल अवस्था में मिलते हैं और इस तरह चिंटू की सूझबूझ और मधुमक्खियों के छत्ते की सहायता से चंगू डाकू का आतंक खत्म हो जाता है और सभी लोग चिंटू की बहुत तारीफ करते हैं। क्ले व्हीकल टॉयज, मिट्टी के खिलौने। चित्रपुर नाम के एक गांव में बजरंगी करके एक आदमी था। वह एक कुम्हार था। वह मिट्टी से तरह तरह के खिलौने बनाकर बच्चों को बेचता था। एक दिन उसका बेटा पिंटू वहां पर आया और ऐसा बोला, पापा जी, मुझे भी एक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल चाहिए। मेरे दोस्त सुनील ने एक नया इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल खरीदा है। वो एक चार्ज पे 10 दिन तक चलता है। मुझे किसी भी तरह आप खरीदेंगे ना? वो कितने का है बेटा? सुनील बोला, वो 10,000 की है। पिंटू, सुनील के पापा एक बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है। मैं खिलौने बनाने वाला 10,000 से वो कैसे खरीद सकता हूँ? एक काम करता हूँ, मैं आपको तरह तरह के मिट्टी के वाहन बना के दूंगा। आप उसी से खेलना। मैं सुंदर खिलौने बनाकर दूंगा। आप चिंता मत करो बेटा। ठीक है पापा। उसी दिन बजरंगी ने खूब मेहनत करके मिट्टी के मोटर बाइक, जीप, स्कूटर बना के दिया। पिंटू बहुत खुश हो जाता है। अगले ही दिन पिंटू उसके सभी दोस्तों को दिखाने के लिए मिट्टी के बाइक को लेके जाता है। ये बात सुनील से देखा नहीं गया। वह उसके इलेक्ट्रिक बाइक से पिंटू के मिट्टी के बाइक को धक्का मार देता है और पिंटू का मिट्टी बाइक टूटकर चूर चूर हो जाता है। जब ये बात पिंटू अपने पापा को बोला, पिंटू बेटा, इस बार मैं एक मजबूत जीप का खिलौना बना के दूंगा, ठीक है? ऐसा बोलकर बजरंग ने रातों रात एक मजबूत मिट्टी का जीप का खिलौना बना के देता है। जब पिंटू उस जीप को सुनील के पास लेके गया, सुनील फिर से उसके बाइक से जीप को टकराने के लिए देखता है। ऐसा वह तेजी से आकर पिंटू के जीप को मारता है, लेकिन इस बार सुनील का बाइक टूटकर नीचे गिर जाती है। फिर सुनील रोते रोते उसके पापा के पास जाते हैं। पापा जी, पिंटू करके मेरा एक दोस्त ने उसकी जीप से तेजी से आकर मेरे बाइक को धक्का देके तोड़ दिया है। आप जल्दी कुछ कीजिए ना। ऐसा झूठ बोलता है। तभी सुनील के पापा विशाल एक जेसीबी को लेके
पिंटू और बजरंग के घर के पास जाकर सारे खिलौने और उसके घर को भी तोड़ देता है। तभी बजरंग ने ऐसा बोला, विशाल सेठ, आप तो बड़े हो, कुछ तो दिमाग लगा के काम करना होगा ना। वह छोटे बच्चे हैं, आप भी ऐसा करना अच्छा नहीं है। आप मुझसे क्षमा मांग के मेरे घर को ठीक करवा दो। अरे चल, मैं तुमसे माफी हो ही नहीं सकता। फिर ठीक है, एक शर्त लगाता हूँ। अगर कल मैं आकर मैं तुम्हारी जेसीबी और घर को नहीं तोड़ा तो मेरा नाम भी बजरंग नहीं है। ऐसा अगले ही दिन एक बड़ा सा मजबूत मिट्टी का जेसीबी बनाकर बजरंग विशाल के घर पहुंच जाता है और एक ही झटके में विशाल का स्टील जेसीबी को तोड़ देता है। वो जेसीबी टुकड़े टुकड़े हो जाती है। फिर विशाल दौड़ता हुआ आकर सबके सामने बजरंग से माफी मांगता है और बजरंग को एक नया घर भी बना के दे देता है। तब से बजरंग और पिंटू खुशी से नए घर में रहने लगे। लेकिन बजरंग तरह तरह के मिट्टी के खिलौने बनाना नहीं छोड़ा।